गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किए, खूब सारे कमेंट्स किए और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स स्टार्ट किया जाए। तो सो हियर आई एम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बिफोर गेट। उसके बाद भी हम और भी चैप्टर्स कर ही लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि CSI या नेट और गेट में कितने मार्क्स का आता है ये, ठीक है। तो अगर हम CSI या नेट की बात करें तो 12 to 15 मार्क्स का आ जाता है इसमें, और गेट की अगर हम बात करें तो 2 to 6 मार्क्स का आता है। मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ चुका है, और मिनिमम अगर हम बात करें तो कई बार 2 मार्क्स का भी आता है, कई बार 3 मार्क्स का भी आता है। कैसे 3 मार्क्स हो गया? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो इस तरीके का इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 5 मार्क्स का भी आ जाता है, 6 का भी आ जाता है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड कि वो कैसा है। और आपको पता है गेट में तो एक एक मार्क ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन ही 2 और 1 मार्क्स के होते हैं। और किसी में से 6 मार्क्स का आ रहा है, वो अच्छा खासा उसकी नंबरिंग है उसके अंदर, है ना, काउंटिंग है। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट मैंने जैसे पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल वाइज, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। थ्योरेटिकल बहुत कम मैं पढ़ाऊंगी, जितने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार आता है तो आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी भी रट्टिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं आती। बट हाँ, कुछ मेन ग्रुप एलिमेंट्स में रिएक्शंस हैं जो आपके कुछ ना कुछ तो भाई देखो याद करना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि हाँ यहाँ आपको याद करना है। बट जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट से चलेंगे। जैसे मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं वही मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना बोरोन फैमिली के बारे में, तो आप इसी तरीके का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोरोन फैमिली का ये, ठीक है। अपने नोट्स बना सकते हैं। बात है समझने की, जहाँ पर आपको एक बार समझ में आ गया और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो गए, बहुत ईजिली आप इसको कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूँ ये चीज़ जानने से पहले, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। देखो, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा S ब्लॉक एलिमेंट और एक होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। इन दोनों को मिला के मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर हमें पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसे हम अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमें बहुत जनरल पता है, बट फिर भी एक रिवीजन के थ्रू कि हमें जानना होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसके अंदर जो है हमारा ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आते हैं। और अगर मैं CSI या नेट और गेट दोनों की ही बात करूं तो इस पार्ट से बहुत कम आता है, मतलब ना के बराबर आता है। 4 साल में एक क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का तो वो आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो हम इस पार्ट को नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे मेन इस पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर 12 to 15 मार्क्स का या 2 to 6 मार्क्स का गेट में आ रहा है तो वो इसी पार्ट से आ रहा है, ठीक है। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात, सबसे पहले अगर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ग्रुप 13, ठीक है। ग्रुप 13, और जिसको हम बोल देते हैं बोरोन फैमिली। एंड बिफोर गोइंग टू दैट, देखो अभी मैं जितना भी पढ़ाऊंगी, बोरोन पढ़ाऊंगी, कार्बन फैमिली पढ़ाऊंगी, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाऊंगी, मैं क्या पढ़ाऊंगी? मेन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा पहले बेसिक चलेंगे, फिर कंपाउंड। जैसे बोरोन में हम लोग बोरेक्स पढ़ेंगे, बोराजीन पढ़ेंगे, क्योंकि ये ही में से क्वेश्चंस आते हैं। बोरिक एसिड पढ़ेंगे, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जो उसके मेन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कार्बन में फुलरीन आ जाता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ेंगे। नाइट्रोजन में जैसे बोराजीन आ जाता है, फॉस्फोजन्स आ जाते हैं। तो इस तरीके के मेन कंपाउंड्स हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक लेंगे और उसके साथ चलेंगे। सबसे ज़्यादा बोरोन में से आता है, बोरोन फैमिली में से आता है, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, ये सब हम लोग ना जनरलाइज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, और इसकी मैंने क्लास बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पहले वो क्लास लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, क्योंकि मैं अब ये वर्ड्स यूज़ करूँगी और आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। वो मैं ब्रीफ यहाँ नहीं करूँगी, यहाँ मैं नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, तो आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज़ बोरोन फैमिली 13, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप 13 होते हैं उनके कौन कौन से
एलिमेंट्स होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर याद नहीं है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, 11th 12th में हम लोग करते हैं। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। बोरोन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो बेसिक ही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें पता है जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो हम इसको अगर n ले लेते हैं तो ns2 np1, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम पे जाओगे तो ये कितना बन जाएगा 3s2 3p1, गैलियम में 4s2 4p1, इंडियम में 5, थैलियम में 6, ये लग जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट। इन जनरल अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं तो अगर मैं ऊपर डाउन द ग्रुप मूव करती हूँ, जैसे बोरोन से थैलियम में ही मूव करती हूँ या डाउन द ग्रुप करती हूँ, तो जनरल हम पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियस सी बातें कम है, तभी तो साइज इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है वो है कम, वीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस। मतलब इन जनरल अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अगर ये हिसाब किताब होता तो जैसे मैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में आती, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए थी, बोरोन, अब सबसे ज़्यादा बोरोन की होनी चाहिए थी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड फिर थैलियम, ये होनी चाहिए थी। बट जो होता ट्रेंड है वो होता है ये कि बोरोन की ज़्यादा होती है, फिर एल्यूमिनियम की, फिर होनी चाहिए थी गैलियम की, मतलब सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, पर एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है गैलियम की, और इंडियम और थैलियम में थैलियम की कम होनी चाहिए थी पर थैलियम की होती है ज़्यादा। मतलब इन दो एटम्स ने पूरे ट्रेंड को गड़बड़ कर दिया। अब आता है क्वेश्चन वाई, क्योंकि आएगा ऐसे आएगा, आप जनरल ट्रेंड ये लगा दोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जो मेन एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था पर रियल ओरिजिनल ट्रेंड है ये। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले बात करते हैं गैलियम की। देखो जो गैलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d10 4s2 4p1, ठीक है। अब यहाँ पे गैलियम के आते ही कौन सी ऑर्बिटल आ गई, इसमें d ऑर्बिटल आ गई, जिसके अंदर है ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। आराम से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम ऑल्ट्रेशन इफेक्ट। ऑल्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, कि क्यों ये हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन इफेक्ट। ऑल्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, हमें पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो SPDF, S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है और फिर F का होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ शील्डिंग इफेक्ट। मतलब सबसे ज़्यादा जो है शील्डिंग करता है S इलेक्ट्रॉन, मतलब S ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा करता है, फिर P करता है, फिर D करता है, फिर F करता है। इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू S एंड P। तो अब D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, अभी यहाँ पे तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे वी हैव D ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी शील्डिंग इफेक्ट होती है कम। तो शील्ड अगर वो कम कर रहा है, अगर आप बारिश में गए और छतरी आपको शील्ड नहीं कर पा रही तो क्या होगा, बारिश आपके ऊपर पड़ेगी। इसी तरीके से जब इसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियस, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये शील्ड नहीं कर पा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच के रखेगा अपनी तरफ से। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन इफेक्ट
And what is the alteration effect? We know the shielding effect of S is much greater than P, then D and F. The shielding effect of D and F orbital, क्योंकि अभी हम F में भी यही बात पढ़ेंगे, is very weak, and because of that they are not so able to shield the outermost electrons, and because of that effective nuclear charge increases and the attraction of the outermost electron towards the nucleus increases. और जब वो attraction increase हो जाएगा तो कोई बाहर से भी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनके लिए भी वही बात है, वो और तेजी से उनको खींचेंगे. इसीलिए गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. मतलब यहाँ पे ऐसा ट्रेंड होता है, बोरोन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, नहीं फिर थैलियम आ गया और फिर हमारा इंडियम आ गया. ये जो है इन जनरल ट्रेंड होता है. थैलियम में क्या हो जाता है? थैलियम में भी सेम आ गया, बट थैलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, 4f14 5d10 6s2 6p1. मतलब यहाँ पे d तो थी f भी आ गई. इसको ही सेम ये भी इसी तरीके से बताई जाएगी. बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट आउटरमोस्ट अट्रैक्शन इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. यहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ होती है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि f ऑर्बिटल्स आ गई और जो f ऑर्बिटल्स आती हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वी हैव लेंथनाइड्स. तो यहाँ पे एक और वर्ड आ जाता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ये हम लोग f ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. हमें पता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द f ऑर्बिटल जो इनका साइज, हमें क्या पता है, ऊपर से नीचे आते साइज इंक्रीज करता है. पर ये जो साइज इंक्रीज करता है ना इंडियम और थैलियम का, होता तो इसकी का साइज ज़्यादा है, बट इनको ऑलमोस्ट सेम होता है. मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ द f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन इंक्रीजेस. तो जितना वो इंक्रीज करना चाहिए था उसका साइज, वो ना करके बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन उसका साइज डिक्रीज कर जाता है. मतलब जो जितना इंक्रीज करना था वो डिक्रीज करता है. तो ऑलमोस्ट इन दोनों का साइज बराबर होता है, थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है बस. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थैलियम इज मोर देन दैट ऑफ द इंडियम. बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा है. ठीक है, अब आते हैं, यही सेम बात लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी पे. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन. भी आपको कितना आपको एक एटम को आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे. हमें पता है, अगर जनरल हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आते हैं, साइज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है. तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड देखें तो ऐसा होना चाहिए था कि बोरोन का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी, फिर एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. बट ये ना हो कि द ट्रेंड इज ऑल्सो लुक लाइक दिस. And the reason is same, because of the presence of the d orbital, because of the presence of f orbital. इनका जो effective nuclear charge है वो increase कर जाता है, attraction increases, जिसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू इनके ज़्यादा होता है. तो इन दोनों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे. अब नेक्स्ट आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट. इसका ट्रेंड होता है, बोरोन बिल्कुल यहाँ पे आता है. बोरोन तो चलो साइज़ छोटा है, हमें समझ में आएगा. बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ गैलियम आना चाहिए था, पर गैलियम जो है वो यहाँ पहुँच जाता है. मतलब कि इसमें दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ज़्यादा हो गया और गैलियम का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम कैसे हो गया. तो इसके दो रीजंस हैं. पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है. ठीक है, इसके दो रीजंस हैं. पहला रीज़न है इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर. ठीक है, सेकेंड रीज़न है कि इसमें 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है. एक एक करके लेंगे. सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर इकोसाहेड्रन टाइप का है, दैट इज़ कॉल्ड इकोसाहेड्रन. ठीक है, जिसके अंदर बोरोन की 12 यूनिट्स प्रेजेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो एक बार समझ लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, फिर अगर आपने सिर्फ एक बार रिवाइज किया तो आपका हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे ड्रॉ किया, आपको एक पेंटा रिंग बनाओगे, ठीक है, एक यहाँ बना ली, एक आपने इसके नीचे बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपने इनके वर्टिसेस पे बोरोन लगा दिए, यहाँ पे कितने लग गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक बोरोन आपने यहाँ पे लगा दिया, इसका एक बोरोन आपने यहाँ पे लगा दिया, इसको इससे ज्वाइन कराया, इससे ज्वाइन कराया, इससे ज्वाइन कराया, मतलब इसको सारों के साथ आपने ज्वाइन करा दिया, ठीक। इसी तरीके से आपने इसको इससे ज्वाइन कराया, इससे ज्वाइन कराया, इससे ज्वाइन कराया, इससे ज्वाइन कराया और इससे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसी तरह से इसको इससे, इससे, इसको इससे और ये इसके साथ ज्वाइन है। इस तरीके का एक इकोसाहेड्रन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। थोड़ा बहुत है इधर उधर, ठीक है, समझ लेना, बस इस तरीके का है। तो होता क्या है, इकोसाहेड्रन है, इसमें मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेन क्वेश्चन होता है इसमें 12 बोरोन यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस का मतलब तो कॉर्नर, कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12 वर्टिसेस हैं। सेकेंड आता है कितने ट्रायंगुलर फेजेस हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर फेजेस देखो बहुत आराम से देखेंगे हम, जैसे मैंने ये पेंटा रिंग बनाई है, मान लो एक पेंटागन रिंग लगी हुई है, एक चीज़ इसके सेंटर में है, तो ये एक फेज इसके साथ बनाएगी, एक ट्रायंगुलर फेज इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक फ्रंट वाले के साथ, टोटल कितने बनेंगे 5। कितने बनेंगे 5। मतलब ये जो है बोरोन इस पेंटा के बीच में है, तो एक फेज इसके साथ बनाएगी ट्रायंगुलर फेज, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, 5 ऊपर बन गए। ऐसे ही सेम इसके साथ बनेगा, ऐसे ही 10 फेजेस इनके बीच में बनेंगे, तो टोटल ट्रायंगुलर फेजेस कितने हो जाएंगे 20। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। एक पेंटा रिंग बनाओ और उसके ऊपर एक सिंपल सा यहाँ पे मान लो एक आपने रख दिया, 1 2 3 4 एंड 5, आपके 5 ट्रायंगल फेज ऊपर बनेंगे, इसी तरह 5 नीचे बनेंगे और 10 बीच में बनेंगे, 5 इसके और 5 इसके, तो टोटल ट्रायंगल फेजेस कितने हो गए 20। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको ध्यान से लिख लेंगे इस फॉर्मूला को कि नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि कई बार ये दे रखा होता है आपको, एजेस पूछा होता है, तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, वैसे तो मैं, लिखो वैसे तो मैं एग और फ्रूट 2 खाती हूँ, एग और फ्रूट 2 खाती हूँ। वैसे माइनस एम ए का मतलब माइनस एग ई फ्रूट 2 खाती हूँ। वैसे तो मैं से माइनस लग गया, एग एंड फ्रूट 2 खाती हूँ। इससे आप याद कर लोगे। यहाँ पे हमारे को पता है वर्टिसेस 12 थे, फेजेस 20 थे, एजेस आ जाएंगे 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एजेस हो गए 30। मतलब है क्या, एक बोरोन एटम अपने 5 नेबर बोरोन एटम से सराउंडेड है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, ये काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। पहला रीज़न तो ये। सेकेंड रीज़न, एसी के अंदर 2 तरीके की बॉन्डिंग है, एक है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही आसान सी बात है कि कोई भी मान लो ए है, ये ए है, ठीक है। अगर ये 2 सेंटर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके, जो नॉर्मल बॉन्ड होता है वो तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है बोरोन में हमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। कैसे होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए ओवर हेयर, एक बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं जो कि लुक लाइक अ ब्रिज, जिसे हम ब्रिज बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो ये होता है हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने सेंटर है 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं 1 और 2, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन।
बोरोन में दो तरीके की बॉन्डिंग मिलती है इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर में, एक तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बट जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन लेस फेवरेबल इन हैवियर एटम्स बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। क्योंकि आप ये देख रहे हो ब्रिज जैसा बन रहा है, अगर इस ब्रिज पे आप हैवी एटम्स लगा लोगे तो ब्रिज बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत रिपल्शन होगी इनके बीच में। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज द ब्रिज फॉर्मेशन की जो फेवरेबल होना चाहिए वो उतना फेवरेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्डिंग फेवरेबल होती है, दैट इज 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह की बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियस है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से बोरोन का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स, टू अदर एलिमेंट्स। अब आते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो गैलियम का काफ़ी कम होता है, कितना होता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इवन अगर मैं समर्स की बात करूँ, हमें पता है समर्स में 32 तो बहुत मिनिमम होता है, मैक्सिमम 40 तक चला जाता है। तो अगर मैं समर की बात करूँ तो ये एग्जिट करता है बिल्कुल लिक्विड की तरह, ठीक है, इतना ज़्यादा वीक होता है इसके अंदर, ठीक है। और अब ये रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोरोन की 12 यूनिट्स इन्वॉल्व थी एक स्ट्रक्चर बनाने में, यहाँ पे गैलियम की सिर्फ 2 यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं इन अ सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, 2 ही गैलियम की यूनिट। और कैसे बॉन्ड बनाती है, गैलियम का P1 दूसरे गैलियम के P1 के साथ बॉन्ड बनाता है। कैसे, हमें पता है गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है 4s2 4p1। तो इसका P1 दूसरे का P1 आपस में इंटरेक्ट करके ये एक स्ट्रक्चर सा बना देता है जो कि काफ़ी वीक सा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो क्वेश्चन आता है कि गैलियम में कितनी यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो गैलियम में 2 यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉलिड गैलियम। होता क्या, नॉर्मली डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस। बट हम लोग फेज डायग्राम में भी पढ़ते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर और आइस में से वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइस, है ना। तो जिसकी वजह से उनका जो स्लोप होता है वो भी काफ़ी नेगेटिव होता है। अगर आपने फेज डायग्राम पढ़ा होगा तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जो लिक्विड गैलियम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड गैलियम। यही मैंने लिख दिया, सेम एज इन वाटर, जर्मेनियम, बिस्मथ एंड एंटीमनी, जिसकी वजह से इनका स्लोप भी काफ़ी नेगेटिव आता है, ठीक है। गाइस अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका ट्रेंड बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जैसा होता है वैसा है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नियम, थैलियम, जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसको बॉयल करना उतना मुश्किल है क्योंकि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ही इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे बिल्कुल जनरल ट्रेंड सा रहेगा क्योंकि गैलियम का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सो इट इज़ यूज इन थर्मामीटर। बस ये इसकी तो यही एक लाइन है। जो इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एज यूजुअल हमारा होना क्या चाहिए था कि बोरोन का जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे यहाँ पे साइज़ बढ़ना चाहिए था, गैलियम का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, बट बिकॉज ऑफ दैट अल्ट्रेशन इफेक्ट और ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो ये है साइज ये ना हो कि ये होता है, इसका ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब है जो कि क्वेश्चन आता ही है इसमें से, अगर इस पार्ट को हम लेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बोरोन है, बोरोन का हमारे को पता है 5 है, 5 दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। हमें पता है ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम कितनी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउट निकल सकते हैं, दैट कॉल्ड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो 1 और 2 3 निकल के ये +3 बना सकता है, जो कि स्टेबल भी होती है, मतलब बोरोन की +3 स्टेबल भी होती है, बट ये एग्जिस्ट +3 में नहीं करता। मतलब बोरोन पूरी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 नहीं बनाता, ये 3 बॉन्ड्स बनाता है, पर वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रही है, P3+ नेवर एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई स्मॉलर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, S2 हो गया, वैसे ही फुल्ली फिल्ड हो गई, तो वो वैसे ही नहीं निकालना चाहेगा, ठीक है। फिर भी आप ज़बरदस्ती निकालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज। तो इसलिए कभी भी B3+ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि अगर आप कहो कि BCl3 को मैं तोड़ूँ
P3 प्लस और 3Cl नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होती। अगर BCl3 बन भी रहा है और बनता है तो वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते, शेयरिंग करके बनाते हैं, तो BCl3 बनता है, ना कि आयनिक। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं द टेंडेंसी ऑफ +1 बिकम मोर स्टेबल देन दैट ऑफ +3, मतलब दे तो ये भी सकता है ना भाई, ये भी तो, इसका भी तो ऐसे ही सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे 6s2 आ जाता है और 6p1 हो जाता है, बट +1 जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +3। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ब्रीफ में पढ़ाया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी इन शॉर्ट में बताऊं तो होता क्या है, बिकॉज यहाँ पे f ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, d ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक तो किसी तरह चलो निकल जाता है, इसको क्योंकि s और ज़्यादा, इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, s का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो और अंदर की तरफ है एज कम्पेयर टू p, तो उसके इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हुआ है, तो जिसके वजह से वो इन दोनों को निकलने नहीं देता। रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बॉन्डिंग, वो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देता बॉन्डिंग में, जितना जितना हम नीचे जाते रहते, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल आ गई, यहाँ पे f, यहाँ पे d भी है और f भी है, फिर भी यहाँ पे कुछ ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे तो नहीं होती बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर्क एज इनर्ट, वो इनर्ट हो जाते, वो निकलना ही नहीं चाहते, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो इस वजह से यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और गैलियम एल्यूमिनियम इसमें हो जाती है +3, इसमें +3 भी नहीं होती, ज़्यादातर एल्यूमिनियम और गैलियम होती है +3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला, इस तरीके से आता क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन का है स्मॉलर साइज, ठीक है, और हमें पता है वैसे तो ये 3+ बनाएगा नहीं, ठीक है, शेयरिंग ही करेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा बहुत, मतलब बैक बॉन्डिंग तो वैसे इसमें भी नहीं होती है, बैक बॉन्डिंग नहीं होती, बट ये बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ये थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर TLI3 बन भी रहा है तो वो इस तरीके से नहीं बनेगा जैसे मैंने ये बताया, ये कैसे बनेगा, थैलियम प्लस I3 नेगेटिव, मतलब थैलियम इन ए प्लस स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एज कंपेयर टू +3, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये रिएक्शन होगी, ना कि ये। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो आप ये नहीं करोगे +3 लगा दोगे सीधा, कैसे निकालोगे, ऐसे करोगे इसको, 2x + -4 = 0, क्योंकि ये माइनस है, तो 2x = 4, x = 4/2, इवन आप तो कह सकते हो कि 2 आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं होती। पहली बात तो हमें पता है गैलियम में +3 होती है, +3 भी नहीं होती, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक +1 एक +3, और अगर हम इसको तोड़ो तो गैलियम इज इन +1 और इस पूरे के ऊपर -1। देखो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, बट एज कंपेयर हम थैलियम से करें तो +3 इसमें ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +1 बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ध्यान रखेंगे हम, चाहे गैलियम है चाहे इंडियम है, इस तरीके का अगर फॉर्मूला बन रहा है हैलाइड्स के साथ, तो इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 और +3, +1 और +3, +2 तो है ही नहीं, ठीक है, ये +1 ये -1, आप इसमें निकालोगे तो ये +3 ही निकलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है ये, इसमें से आ ही जाता है, इवन MSc PhD और छोटे छोटे एग्जाम्स, नीट IIT, इन सब में तो बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। अगर मान लो प्लस वाला है +1, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस थैलियम होगा, क्योंकि लास्ट में आके एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर +3 वाली बात होगी तो गैलियम होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें से कि किसकी रिड्यूसिंग पावर, जब सबसे कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे। अगर मेरी एसिड बेस देखी है ना, तो बेस बहुत क्लियर होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो हमारे को पता है गैलियम प्लस में है, तो गैलियम की स्टेबल स्टेट क्या होती है, गैलियम
3 इज मोर स्टेबल। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल के गैलियम 3+ में जाना चाहेगा। कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा? गैलियम प्लस, क्योंकि वो गैलियम प्लस से अपने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैलियम 3+ में। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, ये इसमें ज़्यादा जाना चाहेगा इस वाली फॉर्म में, क्योंकि गैलियम 3+ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब गैलियम प्लस इज मोर देन इंडियम देन हेलियम। अब ऑक्सीडाइजिंग, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब ये ऑब्वियस सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? थैलियम +1 में। थैलियम 3+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू थैलियम +1, क्योंकि थैलियम +1 इज इट्स मोर स्टेबल स्टेट, तो इट विल बी अ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ बोरोन फैमिली। बस इतना ही हमको करना है। ठीक, कल हम करेंगे इसके 3 कंपाउंड्स। कौन कौन से? बोरिक्स करेंगे हम, इसका बोराजीन करेंगे हम, और एक करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। बस इतना सा। और शायद मैं इसमें नीडो, जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक में भी करते हैं, वो भी मैं इसी में कंप्लीट करा दूंगी, ताकि ऑर्गेनोमेटेलिक था हम उसको ना लगे, जो होते हैं ना एरेक्नो, नीडो और टाइप के, ये भी हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक का पार्ट भी आपका इसमें खत्म हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज फॉर दिस क्लास। फिर अब लोग एक दिन छोड़ के वीडियो आएगी। ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।